एवरीवन, वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। आज हम चैप्टर 11 करने जा रहे हैं, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। अब अभी तक हमने देखा कि आरंभिक मानव धीरे धीरे कैसे विकसित हुए। हमने पूरा पाषाण काल में देखा कि कैसे वो लोग पत्थर के औजार बनाते थे। फिर मध्य पाषाण काल में आए, वहाँ पे देखा कि उन्होंने कृषि करना सीख लिया है, कैसे वो धीरे धीरे विकसित हुए। फिर नव पाषाण काल में आए तो देखा कि उन्होंने अब अस्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया है। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य की स्थापना को देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासक बनते हैं, एक अयोग्य और अलोकप्रिय शासक को, घनानंद को पराजित करके। और उसके बाद फिर हमने अशोक के बारे में जाना कि कैसे वो युद्ध करते हैं और युद्ध में जब लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, तो कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। उसके बाद वो कैसे संदेश दूर दूर तक पहुंचाते हैं कि युद्ध नहीं करो और सभी धर्मों का आदर करो और लोगों की सहायता करो। उसके बाद ये सब होने के बाद कैसे धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का विघटन भी हो गया, क्योंकि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उनके साम्राज्य का विघटन हो गया और छोटे छोटे जो शासक थे वो कैसे उभर के आए और कैसे वो व्यापार किया, कैसे उन्होंने कृषि किया, कैसे दूर देशों मतलब व्यापार को दूसरे देशों तक पहुंचाया, उनसे कैसे व्यापार किया, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दूर प्रदेशों से संपर्क। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो वहां पे शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। जिसका जो संस्थापक था शुंग वंश का, पुष्यमित्र शुंग था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पुष्यमित्र शुंग आपका शुंग वंश का संस्थापक होगा। जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। ये क्या था, पुष्यमित्र शुंग जो था बृहद्रथ, मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। तो हमने यहाँ क्या देखा, दो बातें देखी। पहला कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है। तो अंतिम शासक बृहद्रथ है मौर्य साम्राज्य का, और पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक है। उसका राज्य अधिक दिनों तक बना नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार थे। बैक्टीरिया के यूनानी शासक, ये कौन थे? ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात थे। सबसे प्रसिद्ध यूनानी यवन शासक मिनांडर था। सबसे जो प्रसिद्ध यूनानी शासक था वो मिनांडर था। और ये भी कैसे बौद्ध धर्म को अपना लेता है, आगे देखते हैं। जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना जाता है, बौद्ध साहित्य में मिनांडर को हम मिलिंद नाम से जानते हैं। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्न में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है वो मिलिंद पन्न, उसमें किसका संवाद है? तो मिनांडर और नागसेन। इसमें मिनांडर के कुछ प्रश्न है और उसका निवारण करते हैं बौद्ध भिक्षु नागसेन। तो इसमें हमने क्या तीन बातें देखी कि बौद्ध साहित्य मिलिंदपन है और इसमें संवाद किसका है? मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का। और बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद नाम से जाना जाता है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी राजधानी शाकल, वर्तमान में सियालकोट, शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मिलिंद की जो राजधानी थी वो क्या थी? साकल थी, जो वर्तमान में सियालकोट है। यूनानी संपर्क का भारत
पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिषी विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा यूनानी संपर्क का, कि यहाँ की चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष और सिक्के बनाने की जो कला थी उसमें कुछ परिवर्तन आए, और वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो लोग थे, उनपे यहाँ के दर्शन और धर्म का प्रभाव पड़ा। अब शक, यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने मध्य एशिया के निवासी थे, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। ये क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की है। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। हमने रुद्रदामन के बारे में पढ़ा है ना, कि वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करता है, वही रुद्रदामन है ये, जो क्या है, उज्जैन क्षत्रपों का राजा है। इसने जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उसके संघर्ष की प्राप्ति होती है। हमें कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से सातवाहन और कुषाणों के साथ उसके संघर्ष जो है उसकी जानकारी प्राप्त होती है, और उसी से हमें सुदर्शन लेक झील का भी प्रमाण मिलता है कि उसने उसका पुनरुद्धार किया था। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं, ये वही बात बता रहा है। अब हमें पढ़ना है कुषाण। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण यूची कबीला की एक शाखा थी। कुषाण क्या था? यूची कबीला का एक शाखा था। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसस हुआ, और इसी के प्रसिद्ध एक शासक है जिसका नाम कनिष्क है, और ये कुषाण वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस कुषाण वंश के संस्थापक है, और ये यूची कबीला का एक शाखा है। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। इस वंश का सबसे महान शासक कौन? कनिष्क था। उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर क्या किया? प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर ले आया। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पेशावर। यहाँ पे हमने देखा कि कनिष्क की राजधानी पेशावर है, और अश्वघोष को ये ले जाता है, यानी कि कनिष्क के दरबार में अब अश्वघोष रहेंगे। ठीक है। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजय हुआ। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत की पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के बाद अब सबसे जो विशाल साम्राज्य है वो कुषाण साम्राज्य ही है, जिसकी स्थापना कनिष्क करता है। रेशम मार्ग, जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, वहां पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण हो गया था। रेशम मार्ग पर अब किसका? कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण हो गया था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यापारिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्थव, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राजसभा के रत्न थे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कनिष्क के दरबार में कौन कौन से थे? तो ये अश्वघोष हैं सबसे महत्वपूर्ण, वसुमित्र और नागार्जुन, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति होता है उसके अश्वघोष ही अध्यक्ष होते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की धारणा भी बलवती हुई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। हिंदू यूनानी शासकों ने अपने सिक्के पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रश्रय मिला। इस काल में अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्ग या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिम एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारी ने कासगर, खैतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इस स्थानों पर गए। मध्य एशिया के निवासी ने बौद्ध प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया और बौद्ध मठों की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षा के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गया, हीनयान और महायान। क्या है कि बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके शिक्षा के संबंध में वाद विवाद हो गया और ये दो शाखा में बट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते हैं। हीनयान जो शाखा है वो मूल शिक्षा में विश्वास करता है, यानी वो मूल शिक्षा के बारे में है। और महायान मत के मानने वाले लोग बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि महायान शाखा के जो लोग हैं उनके अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान माना गया है, लेकिन जब हीनयान के अंदर भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं, उनकी जो शिक्षा है उसमें विश्वास दिखाया गया है। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। महायान में बौद्ध धर्म की भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। भगवान बुद्ध को महायान शाखा में भगवान माना जाता है और हीनयान शाखा में उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। बस इतना ही अंतर है हीनयान और महायान में। कला एवं स्थापत्य। मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध विहार है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध विहार कहते हैं। पहाड़ों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा बौद्ध मंदिरों में भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल थे। कला एवं स्थापत्य, ये स्तूप है और ये है चैत्य। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस। ये है स्तूप और ये है चैत्य। पश्चिम भारत में कार्ले की गुफा तथा अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। भरहुत
तथा सांची के स्तूप भी शिल्पकला का अच्छा उदाहरण है। इसमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग होता था। तो स्तूप को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग होता था। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय कुछ विशिष्ट शैलियां विकसित हुई। शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियों एवं स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। अब शुंग शैली के बारे में देखते हैं कि इसमें शुंग शैली क्या है। शुंग कला में स्तूप के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई जाती थी तथा 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं में बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्ति से सजाया जाता था। भारहुत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। भारहुत और सांची का जो स्तूप है वो शुंग शैली से बना हुआ है। और शुंग शैली की क्या विशेषता है कि स्तूपों के चारों ओर ऊंची 4 दीवारी बनाई जाती है और 4 तोरण द्वार लगाए जाते हैं। ये उसकी विशेषता है। अब हमें गांधार शैली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गांधार शैली से पूछा जाता है कि गांधार शैली की बताइए, गांधार शैली क्या है। तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांधार, हिंदी और यूनानी जो सम्मिलित कला है वही है गांधार कला। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार शैली की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो बुद्ध के यात्रा जीवन शैली से ही संबंधित है। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली कहते हैं। इसे इंडो ग्रीक शैली कहते हैं। यूनानी और ग्रीक शैली को मिलाकर गांधार शैली बनती है। ठीक है, मैंने कहीं क्वेश्चन इसका पढ़ा था कि बताइए गांधार शैली कैसी शैली है, तो उसका आंसर था ये इंडो ग्रीक शैली। हिंद और यूनानी शैली उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मथुरा शैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टतः सोच भारतीय है। इसमें यूनानी या ईरानी कला का साक्ष्य नहीं दिखता। मथुरा कला में यूनानी और ईरानी किसी भी कला का लक्षण नहीं दिखता है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियां का भी निर्माण किया गया है। अभी तक क्या है, शुंग कला और गांधार कला है, उसमें बौद्ध की मूर्तियों को बनाया गया है उस कला के अंदर। और इसमें क्या है, बौद्ध की भी मूर्तियां हैं, इसके अलावा हिंदू धर्म के भी हैं और जैन मूर्तियां का भी निर्माण किया गया। मथुरा ने कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कनिष्क का सिर रहित है मूर्ति, मतलब सिर उसमें नहीं है, ऐसा कहा गया है। और इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अमरावती शैली, अमरावती स्तूप। आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिस पर बुद्ध के जीवन के संबंध में दृश्यों का चित्रण किया गया है। इसमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। यह विदेशी प्रभाव, इस पर किसी भी विदेशी कला का प्रभाव नहीं है और यह शुद्ध रूप से देसी कला है। और इसको संगमरमर की पट्टिकाओं से बनाया गया है, जिस पर पशुओं और पुष्प का भी चित्र बनाया गया है। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इसमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं।
इस संबंध का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड आदि देशों के साथ भारत का संपर्क स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफी संख्या में मौजूद है। इसी तरह बर्मा, आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। म्यांमार में कौन से रूप का विकास हुआ? थेरवाद, बौद्ध धर्म के थेरवाद का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। बुद्ध की सबसे जो विशाल मूर्ति है वो अफगानिस्तान के बामियान में है, जो पहाड़ को काटकर बनाया गया है। अब आज का क्वेश्चन आंसर है, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो हमने देखा है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक था वो मिनांडर था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर इसकी कनिष्क की राजधानी है, जहाँ पे अश्वघोष को ये ले जाते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश के संस्थापक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है ये सेशन, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। हिस्ट्री बिहार हिस्ट्री करके है एक प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बना दिया है। इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।